अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इस वक्त सबकी नज़रें पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पर हैं। 20 नशिस्तें हैं जिन पर ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और इसको लेकर आज DG खान में इमरान खान ने खिताब किया। मरियम नवाज़ कल सईदा में कारकुनों से मुखातिब थी। ये गहमा गहमी है, फैसला तो 17 जुलाई को आएगा। अब इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने का वक्त जूं करीब आ रहा है। ये इंतखाबी मुहिम, ये शोर, ये सारी सियासी गहमा गहमी ज़ोर पकड़ती जा रही है। इस पर बात करेंगे, लेकिन अहम खबर ये भी है, अब से कुछ देर पहले जो खबर आई कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के मुआवजे की करारदाद सेनेट में जमा करा दी है। गुज़श्ता रोज़ एक तफसीली फ़ैसला आया, 86 सफ़ात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का ये तफसीली फ़ैसला जो 3 अप्रैल का इक़दाम था डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का, उसको गैर आइनी करार दिया गया। और इस फैसले की बुनियाद पर जो हुक्मरान जमात है और बिलखुसूस वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जानी चाहिए। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, फवाद चौधरी और उनके कुछ और रफ़ाक़ा को लेकर क्या वाक़तन आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी, इस पर मुफस्सल बात करेंगे। और अब जो सियासी माहौल है, इरशाद साहब आपके सामने हालात हैं, मुआवजे की जो करारदाद जमा करवाई गई है, क्या अभी हुक्मरान इत्तेहाद के पास इतने नंबर्स मौजूद हैं आईनी कानूनी एतबार से वाकई इम्पीच किया जा सकता है मौजूदा सदर को, या फिर आप समझते हैं कि ये सियासी तौर पर जो इंतखाबी हालात हैं उनको नज़र में लाते हुए मुस्लिम लीग नून ऑप्टिक्स को फिल कर रही है? गालिब का शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। बात यह है कि ये आर्टिकल 6 और सदर का मुआवजा ये एक ऐसी मजाक बन गया इस मुल्क में। जब भी कोई हुकूमत हो उसका मुखालिफ के ख़िलाफ़ कुछ और ना मिले तो आर्टिकल 6 लगा दो। जब ये फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का तो उस वक्त हमने तमाम बड़े वकला से, एतज़ाज़ हसन साहब से, सलमान अकरम राजा साहब से, शाइक उस्मानी साहब से और जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे ये पूछा था कि ये जो गैर आइनी करार दिया गया है या गैर कानूनी करार दिया गया है, इस पर आर्टिकल 6 लगता है। तो इन सब की ये राय थी कि आर्टिकल 6 का तो आप नाम ही ना लें। आर्टिकल 6 एक और चीज़ है, क्योंकि रोज़ाना अदालतों में ब्यूरोक्रेसी के अहकामात होते हैं, वज़ीरों के अहकामात होते हैं, काबीना के फ़ैसले होते हैं जिनको गैर आइनी करार दिया जाता है, गैर कानूनी करार दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे आर्टिकल 6 की उसमें आते हैं। बाज़ औक़ात मातहत अदलिया के फ़ैसलों को सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं वो गैर आइनी गैर कानूनी करार देकर रिजेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर आर्टिकल 6 लगा देंगे। ये अच्छा, जिस पर आर्टिकल 6 मौजूदा हुक्मरानों ने लगाया जनाब परवेज़ मुशर्रफ पर 2014 में, आपको पता है कि उसका असर क्या हुआ और उसका नतीजा क्या निकला। मेरा ख्याल है ये ज़रा थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। बाकी अगर ये सदर के ख़िलाफ़ मुआवजा हो सकता है, अगर आप समझते हैं आपके पास ऐसे एविडेंस मौजूद हैं कि वो काबिल मुआवजा शख्सियत हैं और फिर आपके पास इतनी अक्सियत है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो काम करना है तो फिर ये अफनानुल्लाह साहब तो वो मूव नहीं करेंगे ना। वो मुआवजे की तहरीक जो है वज़ीर कानून को मूव करनी चाहिए और या कोई कैबिनेट का जो अहम मेंबर है वो ही करेगा, पार्लिमानी उमूर का वज़ीर है वो कर सकता है, अफनानुल्लाह साहब तो नहीं करेंगे। ये मेरे ख्याल है सियासी पॉइंट स्कोरिंग है और ये इलेक्शन की जो कैंपेन चल रही है ये भी मुझे तो उसका हिस्सा लगता है। इसका दूसरा पहलू भी है, सियासी पहलू है। अच्छा इरशाद साहब, एक और पहलू है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपने मुशर्रफ साहब के आर्टिकल 6 की बात की, जब उनके लिए इम्पीचमेंट की तहरीक लाई गई उन्होंने इस तहरीक के दौरान ही अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, ऐवान सदर छोड़ दिया था। लेकिन वो हालात और थे। उससे पहले तकरीबन 2-3 महीने जो अपोजिशन की जमातें थी, परवेज़ मुशर्रफ मुखालिफ जमातें थी, उन्होंने पूरी तैयारी की, फिर ये तहरीक को लाया गया। अभी तो ये आप समझते हैं कि इस पे तो क्या इत्तेहादी सारे ऑन बोर्ड हैं और ये पहले से तैयारी हो चुकी थी और ये अंडर द टेबल बिहाइंड द कर्टन ये सब तैयारी हो रही थी, या ये अचानक ही ले आए हैं? नहीं, अगर
सदर अलवी का मुआखज़ा इनको करना होता, ये कर सकते तो ये आज से 2 महीने पहले कर चुके हुए थे, जब वो उनको तंग कर रहे थे, वज़ीर आला का हल्फ नहीं हो रहा था, गवर्नर का तकर्रुर नहीं हो रहा था। ये करना तो चाहते होंगे, आज भी करना चाहते होंगे, लेकिन उसके लिए वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तो सारे लोग मुत्तहद हो गए थे, इलेक्शन ये जीत कर आ गए थे, सारी जमातें जो मिल गई थी उनको 2/3 अक्सरियत मिल गई थी एक लिहाज से, तो उस वक्त हालात और थे। और फिर जो यहाँ के फ़ैसला साज हैं उनकी तो भी तो एक आपको आशीर्वाद लेनी पड़ती है ना। तो एक बात, दूसरा जो पहलू मैं सियासी करने लगा था कि इस वक्त आप इमरान ख़ान साहब को मुश्तइल क्यों करना चाहते हैं। इस तरह के बयानात से आप सिर्फ सियासी दर्जा हरारत जो इस कदर बुलंद है कि लोग खौफ महसूस कर रहे हैं कि अगर 17 के इलेक्शन साफ शफाफ ना हुए और उनमें किसी किस्म का अवाम को धांधली का शायबा नज़र आया तो यहाँ हालात ख़राब हो सकते हैं। ऐसे आलम में एक पॉपुलर लीडर पर आप आर्टिकल 6 यानी गद्दारी और बगावत का मुकदमा चलाने का ऐलान फरमाते हैं या इसकी कोशिश करते हैं या गिरफ़्तारी का फ़ैसला करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिशमंदी होगी और ये कोई मुस्लिम लीग नून के फ़ायदे में बात होगी। देखें, अदम एतमाद की तहरीक आई, एक सियासी अमल था, आइनी अमल है, लेकिन उसको भी इमरान ख़ान साहब ने एक और रंग दे दिया। और वो उसके बाद जो उनकी पॉपुलैरिटी बाज़ उस वक्त जो सर्वे कराए गए थे जी 7% रह गई थी, आज वो 40%, 50%, 60%, 63%, 58% मुख्तलिफ सर्वेज़ में वो आ गई है। ये है एक अदम एतमाद की तहरीक का नतीजा। अब उस पर अगर आप उनको इस तरह का मुकदमा बना के और उनके जो पैरोकार हैं या आवाम हैं उनको मज़ीद मुश्तइल करना चाहते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा हुकूमत को, मैं नहीं समझता। सही है। अच्छा इरशाद साहब, ये जो फैसला आया है इसके सब्सटेंस में एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये लिखते हैं कि जिस साइफ़र का जिक्र पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बार बार करती है उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला ने बतौर दलाइल पेश किया। अब ये जो सारा मामला है, आप समझते हैं कि इस फैसले के आने के बाद इमरान खान के साजिश के बयानिए को ठेस पहुंची है और ऐसे वक्त में ठेस पहुंची है जब एक बहुत बड़ा इंतखाबी मार्का पंजाब में हो रहा है। इससे क्या इमरान खान का वोटर हर्ट होगा और वो इस साजिश के बयानिए से रूगर्दानी करते हुए इमरान खान का साथ छोड़ेगा? आप सियासी एतबार से क्या समझ रहे हैं? देखें, फ़ैसला क्या है इस पर तो वकला सही मानों में तबसरा कर सकते हैं। इसकी इस पहलू जो ये पहलू है इस पर भी वही तबसरा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने तबसरा कर दिया है और बाकी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन देखें, अब मामलात सियासी हो गए हैं। अब ये अदालती फ़ैसले, कानूनी मूशगाफियाँ, ये जो इजलासों के जो मिनट्स हैं, इनसे ये मामला आगे चला गया है। जो इमरान खान ने बात की, उनके जो पैरोकार थे या उनके जो सुनने वाले थे, उन्होंने किस हद तक इसको कबूल किया, किस हद तक नहीं किया, हम ये देख रहे हैं कि 3 महीने गुजरने के बाद, बल्कि 3.5 महीने हो गए हैं, 3.5 महीने गुजरने के बावजूद साइफ़र का मामला दबा नहीं है। अगर अब तक वो मामला ज़िंदा है, डिस्कस हो रहा है, तो एक फ़ैसले आने से मैं नहीं समझता कि उसकी वजह से कोई जौहरी फ़र्क पड़ेगा इमरान खान की मकबूलियत में या इमरान खान के बयानिए की जो अहमियत है या उनके पैरोकारों की सोच है, उसमें कोई जौहरी फ़र्क पड़ सकता है। एक दिलचस्प बात है कि ये फ़ैसला उस वक्त आया है जब जॉन बोल्टन जो सिक्योरिटी एडवाइज़र थे गालबन अमेरिकी सदर के, उनका एक इंटरव्यू राइटर्स पे चला है जिसमें उन्होंने रजीम चेंज को कहा है कि हम करते हैं और हम वेनेज़ुएला में नाकाम हो गए लेकिन ईरान में कामयाब हुए, फ़लाँ जगह कामयाब हुए, फ़लाँ जगह कामयाब हुए। उन्होंने एक तस्लीम कर लिया इस बात को। तो इसका मतलब ये है कि ये साइफ़र में जो कुछ लिखा हुआ है उससे हम फ़ैसला जो भी हम करें वो हमारा कौम का हक़ है, कौम ने फ़ैसला करना है।
हमने फ़ैसला करना है। लेकिन इस तरह की बात कोई अजूबा नहीं है, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है कि इस तरह की बात हुई हो अमेरिका की तरफ से। अब उसको एक नैरेटिव की शक्ल इमरान खान ने दे दी है। हम इत्तेफाक में उससे करूँ ना करूँ, आप करें ना करें, लेकिन जो उनके मानने वाले हैं वो माने बैठे हैं। तो अब इस पे ठीक है, ये एक बयानिया इमरान खान ने दिया है। लोग उनके मानने वाले इस बयानिए को, उनके साथ इमरान खान की बात को मान भी रहे हैं, उसकी तायद भी कर रहे हैं जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। अच्छा, जो मुखालिफ है वो मुखालिफ है। राना सनाउल्लाह साहब के मूड को देखें, जो नहीं अब्बास साहब, जो मुखालिफ है इस बयानिए राना साहब के मूड को अगर हम देखें, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, राना साहब के मूड को अगर हम इरशाद साहब देखें, आप क्या समझते हैं? क्योंकि जो जिस तरीके से FIRs हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को के ख़िलाफ़, जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, फिर उसके बाद अब आर्टिकल 6, उमूमी तौर पे सियासत में ये आर्टिकल 6 जो है ये सियासी मुखालफिन को डराने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती थी लफ्ज़ी एतबार से। आज तक इसको लेकर कार्रवाई नहीं हो सकी। जो हुई मुशर्रफ साहब का आपने पहले ज़िक्र कर दिया। क्या मौजूदा हुकूमत या मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस नहज पे लाना चाह रही है कि इतने अंबार लगा दिए जाएँ मुकदमात के और कानूनी एतबार से कि अल्टीमेट ये आके आएँ, बैठें और बातचीत करें, जो 90 में होता था, और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक जगह बैठे थे और कुछ उन्होंने रूल्स ऑफ गेम सेट किए थे? क्या PTI को इस तरफ लाना इनका मकसद है? अब ये मकसद क्या है उनका, ये तो राना साहब बता सकते हैं। लेकिन राना साहब जो हैं वो आपको मालूम है कोई बहुत मोहतात आदमी नहीं है। जब वो गुफ्तगू करते हैं तो वो कोई मोहतात गुफ्तगू नहीं करते और वो एक बात कह देते हैं, फिर उस पर अमल दरामद की नौबत भी कम ही आती है। तो वो अपनी जगह पे, लेकिन इस तरह से किस तरह मुज़ाकरात की मेज़ पर आप ला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जिस मिजाज का आदमी है उसको आप दबाव डाल के दीवार से लगा के मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकते हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए जो CBMs हैं वो आपको करने पड़ेंगे, हुकूमत को करने पड़ेंगे। मसलन 17 जुलाई का इलेक्शन है, अगर ये फेयर एंड फ्री हो जाता है और इमरान खान को, वो तो खैर फेयर एंड फ्री को भी शायद ना माने, लेकिन कौम को ये नज़र आता है कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है, तो उसके बाद इमरान खान के लिए कोई रास्ता नहीं होगा कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। लेकिन आप कहें कि जी हम जो है मुकदमात कायम करके और उसके बाद इलेक्शन में हरा के उसको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने, ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से कुछ हो सकता है। उसका सही रास्ता ये है कि इलेक्शन का आपने जिक्र कर दिया है, जो इलेक्शन में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। मुल्तान की अगर हम बात कर लें, ज़ैन कुरैशी साहब पे भी इल्ज़ाम लग रहा है कि वो मोटरसाइकिलें वोटर्स को दे रहे हैं, उन्होंने पेशकश की है। और जो सलमान नईम साहब हैं उन पे भी यही इल्ज़ाम लग रहा है। ये जो नज़रियात होते हैं सियासी जमातों के, शफाफियत के, तब्दीली के, गैर रिवायती जमात होने के, ये ग्राउंड पॉलिटिक्स पे आके तो सारे ही ख़त्म हो जाते हैं। आप समझते हैं कि सारी PTI भी वही कुछ करेगी सीट निकालने के लिए जो नून लीग करेगी, या ये नज़रिया या ये बयानिया और हम गुलामी नहीं मानेंगे और ये ज़मीर की आवाज़, ये सब ग्राउंड पे रहेगा, इंटैक्ट रहेगा? देखें अब्बास साहब, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि पाकिस्तान में 1985 के बाद सारी सियासी क़यादत ने नज़रिए को दफन करने की पूरी भरपूर कोशिश की, और जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो असल काम था कानून साजी, कौम की तरबियत, जमहूरियत का फ़रोग़, जमहूरियत का इस्तेहकाम, आइन की पासदारी, वो सब छोड़ के पार्लियामेंट का काम ये रह गया कि कौन सी गली बनानी है, कौन सी नाली बनानी है, किस तरह से वोटर को जो है करना है, चोरी पर लगाना है, उसको ब्राइब करना है, और किस तरह से उम्मीदवार जो है नौजवान नस्ल को किस तरह से नज़रिए से हटाकर मफाद परस्ती पर, शिकम परवरी पर लगाना है, ये काम होता रहा है। अब थोड़े अरसे से फिर यहाँ एक नज़रियात की बात होना शुरू हुई। लेकिन अगर एक सियासत का चलन ये बन जाए कि आप इलेक्शन जीतने के लिए, यानी ये इलेक्शन कमीशन किस लिए है? इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर ज़ैन कुरैशी या सलमान नईम या कोई और उम्मीदवार अपने वोटर को ब्राइब कर रहा है,
अगर अपने सपोर्टर को ब्राइब कर रहा है, अगर वो वोटों की ख़रीद व फरोख्त कर रहा है, खा वो नकद पैसे, यहाँ तो बैंकों के चेक भी सामने आ चुके हैं कि जी कई हलकों में बाकायदा नकद पैसे दिए जा रहे हैं, और वो भी बाई चेक, यानी कैश बाई कैश नहीं बल्कि वो बाई चेक जो है वो बैंकों के चेक मंजर आप। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी उम्मीदवार के ख़िलाफ़ कार्रवाई की हो, हालांकि होना चाहिए। अगर ये साबित हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने ऐसा काम किया है और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई देखें ये जो 20 लोग लौटे हुए थे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके इलेक्शन कमीशन ने एक चीज़ सेट कर दी, आइन की वो जो मंशा थी उसके मुताबिक 20 लोगों को सीट से महरूम होना पड़ा। आइंदा कम अज़ कम कोई शख्स ये जुर्रत नहीं करेगा कि अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दे सके। तो इसी तरह ये भी एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ सबूत मिले उनको डिस्क्वालीफाई कर दें, ताकि आइंदा कोई ये जुर्रत ही ना कर सके। ये उनका फ़र्ज़ बनता है ना, ये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इरशाद साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज कौम से खिताब करना है जी। एक रिलीफ पैकेज है, वो भी वो अवाम के सामने रखेंगे। दूसरा ये है कि IMF के साथ बिल आखिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी तो रहती है। जो रिलीफ पैकेज है जाहिर है फ़ायदा तो होगा हुक्मरान जमात को ये ज़मीनी इलेक्शन में भी, लेकिन ये आप समझते हैं कि नागुज़ीर हो चुका था, अब अवाम वाकई मज़ीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे थे, और इस रिलीफ पैकेज का कितना डेंट पड़ेगा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन पर इसके असरात नहीं होंगे। ओवरऑल बहरहाल जो जिस मुश्किल में तहरीक हुक्मरान इत्तेहाद था या मुस्लिम लीग थी, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो है इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में वो मुस्लिम लीग है और पंजाब ही मरकज़ है उसका, तो सारी जो लान तान हो रही थी वो तो मुस्लिम लीग पर ही हो रही थी, तो इससे फ़ायदा तो मुस्लिम लीग को होगा। लेकिन अब 2 दिन बाद होने वाले इलेक्शन में उसका फ़ायदा पहुंच जाए, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी हो सकता है। लेकिन ये देखना है कि आज जो रिलीफ पैकेज रिलीफ मिलता है अवाम को वो किस कदर है। अगर तो ये 50 रुपये या 50 से ज़्यादा हुआ पर लीटर तो फिर तो लोग सुकून महसूस करेंगे। अगर वो पहले की तरह ये हुआ कि आपने 100 बढ़ा दिया और 18 रुपये कम कर दिए या 20 रुपये कम कर दिए, तो वो फिर लोग यही समझेंगे कि ये एक इंतखाबी जो शोबदाबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सही है। फिर ये भी देखना होगा कि ये इरशाद साहब होती है, हम इस पे बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस पे भी बात करेंगे। बारहा आपने निशानदेही की डीजी खान में ज़िमनी इलेक्शन में बुज़दार साहब PTI की कैंपेन नहीं कर रहे, लेकिन आज वो स्टेज पर मौजूद थे और दीगर लोगों के साथ, और लोग भी उन्होंने खासे निकाले हैं। ये तब्दीली कैसे आई और बुज़दार साहब की कारकर्दगी एटलीस्ट डीजी खान में क्या इस पोजीशन में है कि वो वहाँ पे सीटें निकलवा सके? ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब। असद कैसर साहब, ये फैसला आया, आप 3 अप्रैल को भी आपने सब कुछ विटनेस किया, फिर 9 अप्रैल को भी आपने विटनेस किया। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो जो आया था शॉर्ट ऑर्डर, उसको माना गया और उसके बाद ये सारे मामलात हुए, लेकिन अब ये तफसीली फ़ैसला आ गया है। इस फैसले के आने के बाद मौजूदा हुकूमत, राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं, और बिलखुसूस जस्टिस मज़हर आलम का इजाफी नोट है उसको बेस बना के, कि आपकी जो हुकूमत के चंद लोग हैं, सदर हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं, डेप्यूटी स्पीकर हैं, उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप लोग तैयार हैं अगर आपके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आज मैं लाहौर हूँ और लाहौर में आपको पता है कि हम आए हैं, जो लाहौर में इलेक्शन हो रहा है 17 को, इसके वजह से हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और एक मॉरल सपोर्ट भी लाए हुए हैं अपनी पार्टी के पास। ये जो फैसला आया है, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की है और मैंने अपनी लॉयर से भी बात की है। इसके ऊपर मैं एक पूरा तफसीली जायजा लेके फिर डिटेल बात करूंगा। अच्छा। लेकिन हमने ऑलरेडी इसके खिलाफ जो है ना, जो शॉर्ट ऑर्डर आया था, उस वक्त हमने एक रिट पिटीशन जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए डाला है, और इसमें चूंकि हमें इस फैसले से उस वक्त इत्तेफाक नहीं था
और हम समझते हैं कि ये फैसला जो है इसमें इंसाफ के तकाज़े पूरी नहीं की गई, तो हमने एक रिट पिटीशन डाली है और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की है कि अभी हमें अर्ली हियरिंग दी जाए और हम समझते हैं कि ये फैसला जो है ना कानून के मुताबिक और जो हमारा मौक़िफ़ है उसको सही नहीं सुना गया, तो हमने एक बाकायदा पिटीशन डाला है और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें मौका देगी। बाकी आर्टिकल 6 की बात है, ये पॉलिटिकल बातें हैं। अगर आर्टिकल 6 की बातें करनी है तो सबसे पहले जिन्होंने किया है उसके ऊपर कर, और बिस्मिल्लाह जो भी, अगर इनका ख्याल ये है कि हम किसी दबाव में आ जाएंगे या किसी प्रेशर में आ जाएंगे, इसकी भूल है। हमने एक जद्दोजहद शुरू की, हमने सोच समझ के शुरू की है। हमने कोई मतलब हमें अंदाजा है कि उसके अंदर हमें क्या मुश्किलात आएंगे। एक जद्दोजहद है और हम बेसिकली चाहते हैं कि एक वो पाकिस्तान जो कायदन का पाकिस्तान हो, उस पाकिस्तान के लिए हमारी जद्दोजहद है जहाँ रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ मेरिट का सिस्टम हो और जहाँ मतलब किसी किस्म की मुदाखलत या बैरूनी साजिश के तहत किसी के लिए चेंज न हो और पाकिस्तान जो सही मानों में मुल्क बने जो अपने फैसले आप करें। असद साहब, फैसले में ये लिखा है कि इस पर ना तो यानी साइफर जो आया, ना तो तहकीकात हुई, ना कोई कमीशन बना और ना ही स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ने वो साइफर हमें भेजा और ना ही हमें दिखाया गया, बल्कि कुछ हिस्से वकला ने वहाँ कोट किए कि जी ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो क्या वाकई आपने ये साइफर जो था वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं भेजा था? आपने तो ऐलान किया था कि मैं भेज रहा हूँ, सूरी साहब ने भी ऐलान किया था। देखिए, हमने तो भेजा है। मैं जब स्पीकर था, आपको पता है कि उस वक्त जो है ना मैंने वो साइफर जो उसके कंटेंट्स थे वो जो कैबिनेट ने मुझे भेजे थे वो मैंने हाउस में उस वक्त कि जो कायद इख्तिलाफ थे शहबाज शरीफ साहब, मैंने उसको दिखाए। अच्छा। ये मेरे पास है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो अभी देख सकते हैं। सेक्रेटरीट भी पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, इंडिपेंडेंट कमीशन बने जुडिशरी के तहत, ताकि ये सही मानों में इन्वेस्टिगेट हो जाए और ये रिकॉर्ड का ऐसा बने कि क्या कुछ हुआ है। कुछ कि मैंने खुद पढ़ा उसको। नहीं, असद साहब उसमें जो है वो जो प्ली ले रही हैं, जो फैसला आया उसमें वो कह रहे हैं कि पीटीआई के वकला ने उस साइफर का कुछ कंटेंट बतौर दलाइल पेश किया। आपकी जानिब से जो भेजा गया वो पूरा क्लासिफाइड या डी क्लासिफाइड सफारती डॉक्यूमेंट था, या आपने उस पर से कोई फ्रेज जो है वो अपोजिशन लीडर को भी देखने की ऑफर की थी और वही आपने सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा था? जरा ये क्लियर कर दें। पूरा मेरे साथ पूरा प्रेस था, पूरा डिटेल मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद थी और मैंने उस वक्त चूंकि मैंने डिजाइन भी दिया और मेरे पास स्पीकर साहब आए तो मैंने उनको कहा कि हम इसको भेज रहे। उस वक्त मैंने सेक्रेटरीट को इंस्ट्रक्शन की कि आप इसको बंद करके बाकायदा जो तरीका होता है रूल्स के मुताबिक ये पहुंचा दे। और फिर जो है ना स्पीकर साहब ने कैटेगरिकली उसको प्रोसीड किया। शायद मतलब थोड़ा आगे पीछे हो चुका हो, लेकिन ये मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि हमने भेजा है। इसके हवाले से कोई राय नहीं। फिर प्रेसिडेंट साहब ने भी भेजा, तो इसके लिए जो है ना जो भी हमने भेजा है इसको, और हम अब भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंट साहब का और हमारा दोनों मौजूद हैं। इनके दूध का दूध पानी का पाना होना चाहिए। एक आला अदालती कमीशन बनना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि कौम के सामने हक़ाइक़ सामने आए। सही। अच्छा असद का साहब, ये भी है फैसले में कि जी ये आपने जो काम किया या सूरी साहब ने काम किया कि उसको मामले को एक आइनी जो अदम एतमाद का मामला था उसको लटकाया, गैर आइनी काम किया, गैर कानूनी काम किया। तो आपको ये गैर आइनी गैर कानूनी काम सिर्फ इसलिए करना पड़ा कि आप अपनी पार्टी की वफादारी निभा रहे थे और आइन और कानून और जो पार्लिमानी तकाज़े पूरे नहीं कर रहे थे? देखिए, इस आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें आर्टिकल 5 भी आता है और इसमें आर्टिकल 69 भी आता है। ठीक। और मैंने जो कुछ किया है मैंने अपनी सोच समझ के मुताबिक कानून के अंदर रहते हुए काम किया। सही। 69 में तो आपको पता है कि जुडिशरी का ये इख्तियार ही नहीं है कि वो पार्लियामेंट के अंदर जो है ना जो प्रोसीडिंग हो उसका जो है ना सपोर्ट हो ले। सबसे पहले तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है।
अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर वो आर्टिकल 69 आप पढ़ लें, इसमें तो कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जुडिशरी पार्लियामानी प्रोसीडिंग में कोई अमल दखल नहीं कर सकती। ठीक, और इस पे हमारे वकला ने काफी दलाल दी कि सही, ये आग का दरिया है जी, कोर्ट के लिए। अगर ये फैसला करेगा तो खुद ये उस पोजीशन पर पहुंचेंगे जो कि अदरवाइज कहा जाता है। बहरहाल हमने रिव्यू पिटीशन डाली है और हम जो इसमें जो फैसले में जहां इब्हाम है, जहां फैसले में हम समझते हैं कि ये सही नहीं है और फैसले में जो है कोई लेकुनाज है, उसको खत्म करने के लिए हमने पिटीशन डाली है और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें अर्ली हियरिंग देगी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कल हम कैबिनेट मीटिंग बुला रहे हैं जिसमें ये मामला रखेंगे, क्योंकि आप अदालती फ़ैसला हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ और सदर साहब के ख़िलाफ़ और जनाब वज़ीर-ए-आज़म, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाएँ और इमरान ख़ान को गिरफ़्तार भी करें। अगर काबीना ने इजाज़त दी तो मैं गिरफ़्तार भी कर लूँगा। तो अगर गिरफ़्तारी होती है, ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू होती है, तो आपका, पार्टी का और आपका लाहे अमल क्या होगा? देखो, हम तो सबसे पहले तो कानूनी जंग लड़ेंगे जी, और इसकी ये जड़बूटियों से हम नहीं डरते, ना हम इसकी कोई परवाह है। जी, हमने अपनी जो लायर है उसके साथ भी मशवरा कर रहे हैं जी, और ये कहाँ करेंगे? पार्लियामेंट, कौन सा पार्लियामेंट? हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हो, जी, लेकिन ये पार्लियामेंट तो अधूरी है, ये तो मकबूजा पार्लियामेंट है। इस अच्छा, पार्लियामेंट की अभी क्या शे रह गई है? इस पार्लियामेंट में तो किसी किस्म की इसकी तो सिंटिटी और इसकी वो नहीं रही, क्योंकि इसमें तो 135 एमएनए इस वक्त हाउस से बाहर है। अच्छा, तो आए, फ्रेश इलेक्शन हो, पूरी इंतखाबात हो, जी, जो पार्लियामेंट आए इसके बाद वो पार्लियामेंट में हम तैयार है कि उसके ऊपर जो पार्लियामानी प्रोसीजर्स हैं, जो तरीक़ाकार है, उसके ऊपर डिबेट हो, फिर जो कमेटी में डिस्कस हो और फिर जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन स्पीकर साहब और हुक्मरान जमात तो ये कहती है कि आपने इस्तीफ़े, आपकी पार्टी के सिर्फ 2-3 अरकान ने ऐवान में खड़े होकर ये ऐलान किया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने और शीरीन मज़ारी ने और फवाद चौधरी ने। बाकी तो इस्तीफ़े जो आइनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इस्तीफ़े दिए ही नहीं गए, ना तो अपने हाथ से लिखे, ना जाके स्पीकर के हवाले किए। तो इस तरह कैसे इस्तीफ़े आपके मंजूर कर लिए जाएँ? देखिए, बहाने तो बहुत होते हैं, अगर वो बहाने ढूंढने तो फिर उसके ऊपर भी काफी चीजें होती है जी, कि वो कहेंगे कि इस तरह, मतलब लेम एक्सक्यूजेस होते जी, हैं। जी, बाहर आप उस वक्त और जी, जी, प्रोसीडिंग देखे कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी, कि देखिए हम इस्तीफा दे रहे हैं और सारे खड़े हो गए, सब जो है ना उसकी हाँ में हाँ मिलाया, तो इस सबकी हिमायत थी ना, और क्या किया जाए? मतलब आप निकालें उस दिन की नहीं, प्रोसीडिंग इसमें क्या आप निकाल। असद साहब इसमें 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 क्या कानून? देखें, 2014 में जब आपने इस्तीफे दिए तो उस वक्त जावेद हाशमी साहब, उन्होंने ऐलान किया था और उनका इस्तीफा कबूल भी हो गया था, बाकी आप लोग वापस भी आ गए थे। आप स्पीकर रहे हैं, आईनी कानूनी एतबार से क्या कोई एक शख्स सबके बिहाफ पे इस्तीफों का ऐलान कर सकता है? नहीं, एक शख्स तो नहीं था ना, आप देख रहे हो उस वक्त के शाहू साहब खड़े हो गए तो उसने कहा कि हमने इस्तीफा दिए, सारे खड़े हो गए और उसने तायीद की उसके हक में। यानी वो तो कोई, मेरे ख्याल में अगर अच्छा हो कि वो आप डिबेट निकाले और उसको देखे तो जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरी हो चुकी। हाँ, उसकी अगर कोई पॉलिटिकल मजबूरियां हैं और वो समझते हैं कि इस पार्लियामेंट को आगे खींचना है, यानी मुझे बताओ ये क्या पार्लियामेंट हो गया? राजा रियाज जो है ना अपोजिशन लीडर है, मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? वो पार्लियामानी पार्टी का लीडर, वो अपोजिशन लीडर है, और जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उसके लिए टैक्स भी बजाते हैं। तो मतलब ये खुला मजाक है, ये ड्रामा है, ये मुल्क इस तरह नहीं चलते। इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि जो इसके खिलाफ नफरत अवाम के दिल में फंस गई है, जिस तरह इमरान खान की जो नहीं, तो ये जलसे हो असद रहे साहब हैं। 2018 में राजा रियाज को टिकट देते वक्त इस बात को नहीं सोचा गया कि ये क्या लीडर है राजा रियाज, ये क्या इलेक्शन लड़ेगा हमारे टिकट से? देखो, वो तो ठीक है, एक तो एमएनए के तौर पर तो वो रहा, लेकिन जिसकी कथ काट आप इसको अपोजिशन लीडर बनाए, एक लोटा जिसने अपनी जमीर बेच के चंद टक्कों के खातिर कुछ पोजीशन के खातिर अपनी जमीर बेचा और इधर आ गया, और आप इसको अपोजिशन लीडर बनाए। कौन मानेगा उसको अपोजिशन लीडर? कौन इसको पार्लियामेंट मानेगा? मतलब इस तरह ये तो पार्लियामेंट के साथ मजाक है। देखिए, हमारे तो सिंपल मुतालिबा, हम तो ये कहते हैं कि हमें हुकूमत हवाले करो। हम तो कहते हैं कि आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दो,
फ्रेशमेंट डेट ले लो, उसके मुताबिक जिसको अवाम मैंडेट दे उसके मुताबिक आप जो है ना उसका इख्तियार है कि वो हुकूमत करे, और फिर वो एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट होगा और उसके ऊपर किसी को इतराज नहीं। मान तो फिर इसको सिंपल मुतालबा फॉर इलेक्शन। अच्छा असद कैद साहब, पंजाब में 20 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, ये एक टेस्ट केस है आपकी पार्टी के लिए। अगर इन इंतखाबात में आपकी पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती, 11 सीटें नहीं ले सकती, 10 सीटें नहीं लेती, तो क्या इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि कम से कम पंजाब के अवाम ने आपके इमरान खान साहब के नैरेटिव को, उनके दो नैरेटिव हैं, एक तो अमरीकी साजिश के तहत उनकी हुकूमत गिराई गई और दूसरे ये बेज़मीर लोग हैं, लोटे हैं, इनको वोट नहीं मिलना चाहिए, तो आप मान लेंगे कि इस नैरेटिव को शिकस्त हो गई है अगर आप हार जाते हैं? देखिए इंशाल्लाह हम हारेंगे नहीं। जिस तरह यहाँ माहौल है और जिस तरह यहाँ पब्लिक में जो है ना एक गुस्सा है इस रजीम के खिलाफ, एक नाजायज हुकूमत के खिलाफ, एक फुटुट हुकूमत के खिलाफ, तो मैं तो ये तस्वर ही नहीं कर सकता कि हम हारेंगे। और हाँ ये जरूर है कि अगर कोई इस तरह उन्होंने की कि इलेक्शन को रिग किया, बहुत बड़े पारे में धांधली हुई, तो दूसरी बात है, उसके बारे में भी हम अपना लामल पे करेंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम ये इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतेंगे। और आप देख रहे हैं इरशाद आरिफ साहब, जिस तरह आप उसकी भी जलसे देख रहे हैं, मरियम नवाज की और उसकी मुस्लिम लीग की, और इमरान खान की भी दिन में 2-2 जलसे कर रहे हैं। एक इनकलाब उमड़ आया है, एक रेफरेंडम हो रहा है रोडों पे, और जिस तरह लोगों की मोहब्बत है, और मैं खुद 2 दिन से लाहौर में हूँ, जितने यहाँ की अवाम चार्ज है, जितनी मोहब्बत दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि 17 को इस हुकूमत का खात्मा होगा और एक रजीम चेंज की जो एक सिलसिला चला था, एक नया दौर शुरू होगा इंशाअल्लाह। जी जी जी। अच्छा असद कैद साहब, ये फरमाएं, ये तो आपने कहा कि बिल्कुल, लेकिन हार जीत तो इलेक्शन में होती है। जब आपने ये एहतमाम किया है कि 10 लोग आपके नौजवान खड़े होंगे वहाँ जो धांधली नहीं होने देंगे, वकीलों को आप वहाँ बिठा रहे हैं, आपका पोलिंग एजेंट मौजूद होगा, इन तमाम इंतजामात के बावजूद आपको अंदेशा है? खान साहब भी बार बार जिक्र करते हैं कि धांधली हो सकती है, कैसे धांधली होगी? आपको पता है कि ये मास्टर और फिर पूरे जो इस वक्त स्टेटस को है जी, जो पावर्स है वो एक साइड पे, आवाम दूसरी साइड पे, हमारा मुकाबला है और इंशाल्लाह हम मुकाबला जीतेंगे। दांधली की कोशिश करेंगे, ये दांधली की जितनी भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नाकाम होंगे। और आपका ख्याल है कि अगर इसके बावजूद वो जीत जाए तो हाँ मैं कहता हूँ कि अगर हमें ये इत्मीनान हुआ और हमें समझे कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ तो हम तस्लीम करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने दांधली की और वो पब्लिक को भी सब कुछ सामने होगा, फिर हम किसी भी सूरत में इसको तस्लीम नहीं करेंगे। नहीं तो अगर जी ठीक है, बिल फर्ज कर लेते हैं कि धांधली हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर एक नया लॉन्ग मार्च करेंगे, कोई धरना देंगे? हम फिर डिसीजन करेंगे ना, हम तो बैठेंगे नहीं जी। देखिए हमने जो शाह साहब बताया ना, पाकिस्तान की तारीख में जो हमने स्टैंड लिया, तो पहली दफा एक पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा स्टैंड ले चुकी है जी कि वो अमेरिका को भी ललकार रही है, यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट को भी ललकार रही है, यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो उसके मुकाबले में है, पूरी स्टेटस को हमारे खिलाफ खड़ा है। तो हमने तो बैठने के लिए नहीं करना है, हम तो अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हम जो भी करेंगे कानून के दायरे के अंदर करेंगे। जी जी सही है। अच्छा असद साहब, एक सवाल ये है, जो 3 अप्रैल की रूलिंग आई थी जिसमें ये फैसला आया, डिप्टी स्पीकर कासिम, उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने दी थी। ज़ाहिर है वो डिप्टी स्पीकर हैं, उनका राइट है, आपके पास इख्तियार था, आप अपनी जगह उनको प्रिजाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या थी कि वो आपने उसको प्रिजाइड नहीं किया, वो रूलिंग कासिम सूरी साहब ने दी, उनसे दिलवाई गई, इसका बुनियादी मकसद क्या था? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या थी? हुआ है कि मैंने इजलास चेयर करनी थी, मैं डिसाइड हुआ था, और उसी वक्त जो है ना मेरे खिलाफ अदम इत्मीनान आया। क्योंकि मेरे खिलाफ अदम इत्मीनान आया तो फिर अखलाकी तौर पर नहीं बनता था कि मैं इजलास को प्रेजेंट करूं। तो जो मेरे खिलाफ अदम इत्मीनान आया तो उसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि कासिम सूरी साहब जो है ना वो इजलास चला।
सही। यस, बिल्कुल ठीक है, ये फैक्टर था अदम एतमाद वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, साबिक़ कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब ज्वाइन करेंगे। उनसे ज़रा ये जो फैसला आया है, इसके जो कानूनी निकात हैं, उस पर डिटेल बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून ने, बहुत शुक्रिया आबिद साहब। आबिद साहब, कल जो डिटेल फैसला आया है, जो 3 अप्रैल का मामला था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को लेकर, मौजूदा हुकूमत जो जस्टिस मज़हर आलम हैं, उनके इजाफी नोट को बेस बना के ये कह रही है कि इस सारे मामले में जो लोग मुलव्वस थे उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो इनिशिएट की जानी चाहिए। इजाफी नोट की आइनी कानूनी एतबार से सिग्निफिकेंस क्या है और क्या इसकी बेस पे कार्रवाई को इनिशिएट किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम पे बुलाने का। देखिए, इजाफी नोट की कोई लीगल वैलिडिटी इस तरह से नहीं होती कि मेजॉरिटी फैसले में एक मेजॉरिटी फैसला है जिसके अंदर वो बात आर्टिकल 6 वाली बात नहीं की गई है। और यहाँ भी आप देखेंगे इजाफी नोट में जो बात की गई है उसके अंदर उन्होंने, जो जज साहब हैं, मौजूद जज साहब, उन्होंने पार्लियामेंट पे छोड़ा है कि वो वहाँ देखे इसके इजाफी नोट के एक ओपिनियन। देखिए, जो आपको एक बात बता दूं, कानून के हिसाब से जो जज ऑर्डर है वो तो अप्रैल में आ गई थी। ऑर्डर जो था दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और उसके अंदर इस तरह की कोई बात नहीं की गई थी। ये जो बाद में रीजंस आते हैं ये उस ऑर्डर के रीजंस होते हैं। जजमेंट वो थी जो शॉर्ट ऑर्डर आ गया। तो ये बड़ा एक कंफ्यूजन है कि जी उसमें उन्होंने ये बात लिख दी। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर की डिटेल रीजंस में वजाहत की है कि उन्होंने उस शॉर्ट ऑर्डर की बेसिस क्या था। तो ये बात एक जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रीजंस होते हैं वो जजमेंट का हिस्सा ज़रूर होते हैं, लेकिन जजमेंट जो थी वो शॉर्ट ऑर्डर थे। आप देखेंगे इस डिटेल्ड रीजंस के अंदर भी वो शॉर्ट ऑर्डर पहले प्रोड्यूस किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स तो वैसे ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर रोज़ कोर्ट डिक्लेयर करती है एक्शन ऑफ एग्जेक्टिव मुख्तलिफ लोगों के कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने एक्शन लिया। क्या ये गद्दारी के उसमें आता है? देखिए, आर्टिकल 6 गद्दारी के उसमें ज़िम्मे में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसको मजाक नहीं बना लेना चाहिए, वरना तो हर रोज़ मुझ पे, आप पे, इवन हाई कोर्ट अगर कोई फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट उसको सेट असाइड करती, कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है या किसी तो क्या उन जजों पे, हाई कोर्ट के जजों पे भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए? देखें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा कॉन्स्टिट्यूशनल के वायलेशन, ब्रेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गद्दारी, ये उस ज़िम्मे में आना चाहिए आर्टिकल 6 के। मेरा ख्याल है कि इसमें आर्टिकल 6 बिल्कुल नहीं लगता, ये तो मजाक बन गया है। तो सियासी बातों को सियासी तौर पे हल करना चाहिए, और मेजॉरिटी जजमेंट में आर्टिकल 6 की कोई बात नहीं की गई है। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये जो ले रहे हैं, प्ली ले रहे हैं, ज़ाहिर है सियासी बुनियादों पर ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक अदालती फ़ैसले को बुनियाद बनाकर एग्जेक्टिव को ये इख्तियार हासिल है कि उसकी बुनियाद पर वो आर्टिकल 6 लगा सके किसी शख्स पर उस वक्त, यानी ख़ास तौर पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो अपने जो फ़राइज़ हैं, पेशा वाराना फ़राइज़ अंजाम देते हुए उसने एक रूलिंग दी है या फ़ैसला दिया है, वो क्या इसको ये तशरीह कर सकती है एग्जेक्टिव की जनाब हैं उस फैसले की बुनियाद पर उस पर हम आर्टिकल 6 लगा रहे हैं या उस पर कोई मुकदमा कायम कर रहे हैं? देखिए, ये जो अगर ये आर्टिकल 6 वगैरह लगाएंगे, ये सियासी फ़ैसला होगा, ये कानूनी फ़ैसला नहीं होगा, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। क्योंकि देखिए, वो स्पीकर, डेप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज़ द प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने, कोर्ट ने ये बात की, आपकी एक रूलिंग, उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को और फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को, जो उन्होंने डिसोल्यूशन की एडवाइस दी सदर को, उसको कलअदम करार दिया गया है। इसके बेसिस पे आर्टिकल 6 नहीं लगता। करने को सियासी तौर पे वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनकी बात, लेकिन उसको मेरा ख्याल है कि अगर वो करेंगे वो चैलेंज होगा और सेट असाइड होगा। जी अभी हमारे साथ ज़ुबैरी साहब एक और बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है। अब्बास साहब, अभी हमारे साथ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब थे। वो ये कह रहे थे कि इस फैसले के ख़िलाफ़ हमने रिव्यू पिटीशन दी हुई है, लेकिन ये है कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ही नहीं करनी चाहिए थी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में। तो ये भी उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है।
देखिए ये उसमें बड़ी डिटेल में ऑनरेबल चीफ जस्टिस का जो नोट है, क्योंकि अभी बाकी 2 जजों ने लिखना है कि उन्होंने कंकर किया, लेकिन उन्होंने कहा हम अपना सेपरेट नोट भी लिखेंगे। 2 मौजूद जजेस ने, एक जज साहब ने जो अब रिटायर भी हो चुके हैं, उन्होंने अपना एक इजाफी नोट भेज दिया है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इसमें देखने की बात है कि उन्होंने आर्टिकल 69 की तशरीह इस तरह से कर दी। उन्होंने कहा कि 1956, 1962 और 1963 के आइन में ये जो प्रोटेक्शन थी ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके अंदर उन्होंने प्रोसीडिंग्स को किया गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया कि ये प्रोसीडिंग से ज़िम्रे में नहीं आता, ये कोई एक्ट था जिसको उन्होंने डिक्लेयर किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 2 जनरल ओपिनियन ये थी कि आर्टिकल 69 में कोर्ट को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए था। रिव्यू की पावर, रिव्यू की ऑप्शन हर पार्टी के पास होता है, वो रिव्यू डालेंगे और रिव्यू पेंडिंग है तो उसके ऊपर फिर कोर्ट अपनी रूलिंग देगी अकॉर्डिंगली। लेकिन आर्टिकल 69 को कोर्ट ने इस वक्त इस तरह से इंटरप्रेट कर दिया है कि ये अगर इस तरह से कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज एग्जेक्टिव करती है या पार्लियामेंट करेगी तो वो आर्टिकल 69 के प्रोटेक्शन में नहीं आएगी। लेकिन नेचुरली उसमें 2 ओपिनियंस हैं का फैसला आ चुका है, वी आर बाउंड बाय इट। लेकिन लोगों की जनरल ओपिनियन ये थी कि ये कोर्ट को कानूनी फैसले था, इसका ये प्रोसीडिंग पार्लियामेंट में कोर्ट को इस पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। लेकिन नेचुरली वी आर बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जी आबिद जुबैर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इरशाद आरिफ साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए।